किस्मत अच्छी है, मुझे तो लगा कि ये सारा नोट से गायब हो जाएगा, लेकिन मिल गया है ना। बोर्ड ऑफ होने के बाद भी फिर से ये जो ये मैंने बनाया था आप लोगों को बताने के लिए तो और ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार आपका स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सदिश बीजगणित। 12th क्लास के सदिश बीजगणित चैप्टर को जो है वो हम लोग कवर करेंगे और इसके पहले एक्सरसाइज का जो है वो थ्योरी देखेंगे। इस थ्योरी में सबसे पहले हम देखेंगे कि सदिश किसे कहते हैं। तो कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों जो है वो क्या होता है, तो दोनों जो है वो निश्चित होता है, वही सदिश राशि कहलाती है। यानी कुछ ऐसी राशियां होती है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही क्या होता है, तो दोनों ही जो है वो निश्चित होता है, अर्थात परिमाण भी होता है दिशा भी होता है, तो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि वेग, त्वरण, ये सदिश के उदाहरण हैं। जैसे कि वेग है, बल है, त्वरण है, संवेग है, विस्थापन है, ये किसके उदाहरण है, तो ये जो है वो सदिश राशि के उदाहरण है। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई एक रेखा है ए बी दिष्ट रेखा है, तो ऐसी स्थिति में जब उस दिष्ट रेखा को हम सदिश के रूप में निरूपित करेंगे तो उसे वेक्टर ए बी के रूप में निरूपित करेंगे, जहां ए उसका प्रारंभिक बिंदु होगा और बी उसका अंत बिंदु होगा। तो यदि वेक्टर ए बी एक दिष्ट रेखाखंड हो तो इसके दिशा को जो है वो वेक्टर ए बी या वेक्टर ए से सूचित करते हैं। जैसे ये ए जो है वो प्रारंभ बिंदु और बी जो है वो अंतिम बिंदु हो जाएगा। जहां ए सदिश का प्रारंभ बिंदु होता है तथा बी जो होता है वो क्या होता है, अंत बिंदु होता है। और इसके परिमाण को मॉड वेक्टर ए बी या जब इसे वेक्टर ए से सूचित करेंगे तो मॉड वेक्टर ए से सूचित किया जाता है। साथ ही साथ अदिश राशियों के बारे में बात करेंगे तो ये अदिश राशियां ऐसी राशियां होती है जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है। जैसे द्रव्यमान तो वे राशियां जिनका केवल परिमाण निश्चित होता है अदिश राशियां कहलाती है या अदिश राशि कहलाती है। जैसे कि दूरी हो गया, चाल हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, ये सब के सब जो है वो अदिश राशियां हैं। द्रव्यमान भी क्या है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण निश्चित होता है। तो जब कभी भी अगर परिमाण जो है वो निश्चित होता है, केवल परिमाण निश्चित होता है, दिशा नहीं होता है, तो उसे जो है वो हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर जो है वो दिया गया है दूरी, चाल, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे जिसमें केवल और केवल परिमाण हो बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हम अगला टॉपिक देखेंगे और अगला टॉपिक है सदिश के प्रकार। सदिश कितने प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, तो वह सदिश जिसका परिमाण जो है वो शून्य होता है, या हम ये कह सकते हैं कि वह सदिश जिसका प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु दोनों एक ही होता है, वो शून्य सदिश कहलाता है। देख लेते हैं एक बार क्या दिया गया है। तो जो शून्य सदिश है वो क्या है, तो वे सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, अर्थात वह सदिश जिसका प्रारंभ बिंदु एवं अंत बिंदु समपाती होता है, शून्य सदिश कहलाता है। इसे प्रायः वेक्टर 0 से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इकाई या मात्रक सदिश या तत्समक सदिश। इकाई या मात्रक सदिश किसे कहते हैं, तत्समक सदिश किसे कहते हैं, तो वो सदिश जिसका परिमाण केवल एक होता है। क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो यही टॉपिक है, इकाई या मात्रक सदिश या तत्समक सदिश। तो वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे इकाई सदिश कहते हैं। यदि वेक्टर ए एक सदिश हो और इसका इकाई सदिश जो है, इकाई मात्रक सदिश जो है वो एक हो, तो इस स्थिति में वेक्टर ए का जो मात्रक सदिश होगा वो होगा वेक्टर ए कैप बराबर, वेक्टर ए कैप बराबर नहीं, ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा में मॉड वेक्टर ए। यानी यहाँ जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जब कभी भी कोई भी सदिश दिया रहे तो उसके एकांक सदिश को जो है उसके कैप के द्वारा सूचित करते हैं। जैसे अगर वेक्टर ए यहाँ पर है तो उसे ए कैप से सूचित करेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, तो वो उसका कहलाएगा एकांक सदिश। ऐसे ही अगर वेक्टर बी रहे दिया हुआ तो वेक्टर बी का जो है वो एकांक सदिश क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी का जो है वो एकांक सदिश हो जाएगा बी कैप। वेक्टर सी का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, सी कैप। हालांकि ये बराबर नहीं होगा क्योंकि वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं और उसे कैप से सूचित करते हैं। तो वेक्टर ए एक सदिश हो तो उसके
परिमाण को जो है वो हम जब निकालेंगे, अर्थात उसके एकांक सदिश का मान जब हम निकालेंगे, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए का मात्रक सदिश बराबर कैपिटल वेक्टर ए बटा में मॉड वेक्टर ए। तो इस प्रकार से जो है वो, सॉरी कैपिटल वेक्टर ए नहीं, जो वेक्टर ए दिया रहेगा वो, जो सदिश दिया रहेगा वो, और उसके बाद उसके परिमाण से उसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो इकाई सदिश या मात्रक सदिश प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर टॉपिक है सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश किसे कहते हैं भाई? तो जब दो या दो से अधिक सदिशों का प्रारंभ बिंदु एक ही हो, मान लीजिए कि 3 सदिश है, 4 सदिश है या 6-7 सदिश है, और उसका प्रारंभ बिंदु जहां से वह प्रारंभ होता है उसका वह प्रारंभ बिंदु जो है वो एक ही हो, प्रारंभ बिंदु क्या हो, एक ही हो। तो जब प्रारंभ बिंदु एक ही होता है तो इस स्थिति में उसे जो है वो हम कहते हैं सह आदिम सदिश। ठीक है, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का जो प्रारंभ बिंदु है वो ओ है, इसीलिए जो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है वो सह आदिम सदिश है। देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का जो प्रारंभ बिंदु है वो क्या है, ओ है, इसी वजह से वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी सह आदिम सदिश है। नेक्स्ट देखेंगे संरेख सदिश। संरेख सदिश किसे कहते हैं भाई? तो जब दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समानांतर हो तो वे सदिश संरेख सदिश कहलाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक जब सदिश हों और वे एक ही रेखा के क्या हो, समानांतर हो, तब उसे क्या कहते हैं, तब उसे संरेख सदिश कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एल यहाँ पर एक रेखा है और एल जो रेखा है वह एल रेखा के समांतर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी है। इस वजह से वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है वो कौन सा सदिश कहलाएगा, संरेख सदिश कहलाएगा। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी एक ही रेखा एल के समांतर है, इसी वजह से वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या कहलाएंगे, संरेख सदिश कहलाएंगे। ठीक है, आप लोग इस टॉपिक को जो है वो बढ़िया से समझ लीजिएगा। बाकी जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो कॉपी पेन लेकर के पढ़ेंगे, बहुत ही कम समय में जो है इसे शूट करेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय हम न ले सकें और कम समय में बेहतरीन तैयारी हो सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को हम लोग अचीव कर सके, कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे समान सदिश। समान सदिश किसे कहते हैं भाई? तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण समान होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण समान होता है, ऐसा सदिश जिसकी दिशा समान होती है। मतलब ऐसे दो सदिश होंगे जिनका परिमाण भी समान होगा, जिनकी दिशा भी समान होगी, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे समान सदिश बोला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान लिया जाए कि अगर परिमाण बराबर है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इनकी दिशाएं भी क्या है, एक ही तरफ है, तो परिमाण भी बराबर है और दिशा भी बराबर है, तो इस वजह से इसे क्या करेंगे, समान सदिश कहेंगे। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक ही दिशा में है, इनका परिमाण भी बराबर है, वेक्टर मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी है, इसीलिए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान सदिश है, अर्थात वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, यानी दोनों सदिश क्या है, बराबर है, दोनों सदिश जो है वो समान सदिश है। अगला जो है वो है ऋणात्मक सदिश। तो ऐसा सदिश जिसका दिशा जो है वो विपरीत होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण समान होता है और दिशा क्या होता है, विपरीत होता है, उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक सदिश कहते हैं। मतलब दो ऐसे सदिश होंगे बच्चों जो परिमाण में तो समान होंगे पर उन दोनों की जो दिशाएं होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो यहाँ पर वही सदिश क्या कहलाएगा, ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। तो यहाँ पर वे सदिश जिनके परिमाण समान हो किंतु दिशा विपरीत हो, ऋणात्मक सदिश कहलाता है। जैसे अगर वेक्टर ए भी एक सदिश हो तो इसके ऋणात्मक सदिश को वेक्टर बी ए से सूचित किया जाता है, और वेक्टर ए बी बराबर क्या होता है, तो माइनस वेक्टर बी ए होता है। डायरेक्शन चेंज हो गया, ए बी से कहाँ पहुंच गया, बी ए पहुंच गया, जहाँ पर ए प्रारंभ बिंदु है, बी अंत बिंदु है। तो अब जो दूसरा सदिश है वो ऋणात्मक सदिश क्यों है, क्योंकि बी यहाँ पर प्रारंभ बिंदु बन गया और ए जो है वो अंत बिंदु बन गया, उल्टा हो गया ना, ए से बी की तरफ जाना था तो दूसरा जो है वो बी से कहाँ आ रहा है, ए की तरफ आ रहा है। प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु का मतलब यही हुआ। मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये सदिश है और ऐसे हमने इसको दिखा दिया, तो ये ए है, ये बी है और ये वेक्टर ए है, तो ये जो ए है ना, इस वेक्टर ए का प्रारंभ बिंदु कौन सा बिंदु है, प्रारंभ बिंदु है, क्लियर है। और ये जो बी है ये इस वेक्टर ए का क्या है, तो ये इस वेक्टर का जो है वो अंत बिंदु है। अब यहाँ पर आप मिला लीजिए कि अगर वेक्टर ए बी है तो ए प्रारंभ बिंदु है और बी अंत बिंदु है। साथ ही साथ जो बी है अगर उसको हम अंत बिंदु को पहले लिख देंगे, यानी वेक्टर बी ए लिख देंगे, तो बी हो जाएगा प्रारंभ बिंदु और ए हो जाएगा अंत बिंदु, तो उल्टा डायरेक्शन हो गया ना, ए से बी और बी से ए पहुंच गया। इसी वजह से वेक्टर ए बी बराबर माइनस वेक्टर बी ए होता है, ये ऋणात्मक सदिश है।
वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तथा इनका परिमाण बराबर है। वेक्टर ए का जो परिमाण है वो वेक्टर बी के परिमाण के बराबर है और वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश है अर्थात वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। इस प्रकार से हमने ऋणात्मक सदिश भी समझ लिया। अब अगला टॉपिक देखेंगे और वो है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश किसे कहते हैं भाई? तो जो स्थिति सदिश है वो क्या होता है? तो एक त्रिविमीय व्यवस्था होती है और उस त्रिविमीय व्यवस्था में जो मूल बिंदु 0 0 है उसके सापेक्ष जो है वो एक अन्य बिंदु x y z लिया जाता है और उसी x y z बिंदु को जब देखा जाता है वेक्टर OP के सापेक्ष, जब वेक्टर OP को बिंदु O के सापेक्ष देखा जाता है तो बिंदु P का जो स्थिति सदिश होता है वो समझ में आता है कि बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होता है। जैसे अगर ये मूल बिंदु O है तो इस मूल बिंदु O कह रहे हैं, मूल बिंदु O है और इसका नियामक 0 0 0 है। वैसे तो सामान्यतः मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0 0 होता है। तो जब अगर मूल बिंदु का नियामक 0 0 0 है और ये त्रिविमीय व्यवस्था में है तो ऐसी स्थिति में ये जो बिंदु P आप देख रहे हो यहाँ पर जिसका नियामक x y z है, इस x y z के लिए अगर हम वेक्टर लिखेंगे तो O से लेकर के P तक लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे? O से लेकर के P तक लिखेंगे। तो ये जो वेक्टर OP आप देख रहे हो इसी वेक्टर OP का मान यहाँ पर क्या है? वेक्टर R है। तो वेक्टर OP को बिंदु O के सापेक्ष जो है इसी वेक्टर OP को यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस वेक्टर OP को बिंदु O के सापेक्ष जो है वह P का स्थिति सदिश कहते हैं। और स्थिति सदिश को जैसे ही हम परिभाषित करते हैं तो अब इसके संकेत को जानना होता है। तो स्थिति सदिश को किससे सूचित करते हैं? वेक्टर R से सूचित किया जाता है। जहां OP में O जो होता है वो प्रारंभ बिंदु होता है और P जो होता है वो अंत बिंदु होता है। जैसे AB की बात की जाए तो A प्रारंभ बिंदु और B अंतिम बिंदु। इसी प्रकार से अगर OP की बात करेंगे तो O प्रारंभ बिंदु और P क्या हो जाएगा? अंतिम बिंदु हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम देखें इसके मान को, स्थिति सदिश का मान कैसे निकाला जाता है तो मॉड वेक्टर R या R बराबर होता है √x² + y² और प्लस z²। इसे कहा जाता है स्थिति सदिश का मान, स्थिति सदिश का परिमाण। कि वेक्टर R बराबर होता है √x² + y² और प्लस z²। अगला जो है हम टॉपिक देखेंगे 6 नंबर और 6 नंबर है दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन किसे कहते हैं भाई? त्रिविमीय व्यवस्था में मूल बिंदु के सापेक्ष जब कभी भी अगर उन मूल बिंदु की सापेक्ष जो है वो त्रिविमीय व्यवस्था में उपस्थित अक्षों पर जब मूल बिंदु से लंब डाला जाता है तो इस स्थिति में प्राप्त cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को जो है वो दिक् कोसाइन कहते हैं। मैंने क्या बताया? त्रिविमीय व्यवस्था में जो मूल बिंदु O है उसके सापेक्ष जब तीनों भुजाओं यानी x अक्ष पर, y अक्ष पर, z अक्ष पर जब मूल बिंदु O से लंब डाला जाएगा और इस स्थिति में जब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा का मान निकाला जाएगा जिसे क्रमशः L, M, N से सूचित किया जाता है तो यही दिक् कोसाइन कहलाता है। इनके बीच में एक संबंध होता है n² + m² + n² = 1 होता है। क्लियर है? ध्यान से सुनते रहिएगा। तो क्या होगा? जैसे ये त्रिविमीय व्यवस्था है, त्रिविमीय व्यवस्था में यहाँ से लेकर के z अक्ष से लेकर के और x अक्ष तक जो कोण है वो अल्फा है। इसके बाद ये OP से लेकर के OY तक का जो कोण है वो बीटा है। इसके बाद जो है वो OZ से लेकर के और OP तक का जो ये कोण है वो क्या है? गामा है। तो ये हो गया अल्फा, बीटा और गामा कोण। ऐसी स्थिति में ये अल्फा, बीटा और गामा जो होता है यही दिक् कोण कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? माना कि त्रिविमीय समकोणीय अक्ष के मूल बिंदु O का स्थिति सदिश वेक्टर OP है और वेक्टर OP मूल बिंदु पर x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष के साथ क्रमशः कितना कोण बनाता है? अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाता है। और अल्फा, बीटा एवं गामा कोण को क्या कहते हैं? तो दिक् कोण कहते हैं या दिशा कोण कहते हैं। तथा cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को वेक्टर OP का क्या कहा जाता है? तो दिक् कोसाइन कहा जाता है। ये मैंने पहले ही बताया कि वेक्टर OP का जो दिक् कोसाइन होगा वो cos अल्फा होगा, cos बीटा होगा और cos गामा होगा। इसे क्रमशः L, M तथा N से सूचित करते हैं और इनके बीच में संबंध होता है L² + m² + n² = 1। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अगला टॉपिक और अगला टॉपिक है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात क्या हो जाएगा? दिक् अनुपात जो है वो अगर हम देखें तो दिक् अनुपात का मान होगा cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा का मान निकालेंगे वही इसके दिक् अनुपात का मान हो जाएगा। तो जब कभी भी अगर त्रिविमीय समकोणीय अक्ष में अगर उसका मूल बिंदु O होता है तो O के सापेक्ष वेक्टर OP का जो मान होता है वो स्थिति सदिश का होता है और जहां पर P का नियामक x y z होता है।
जब वेक्टर OP से x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष पर क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनता है, तो इस स्थिति में x अक्ष पर, y अक्ष पर, z अक्ष पर बिंदु O से जो है वो क्या किया जाता है, लंब डाला जाता है। तो जब बिंदु O से लंब डाला जाता है तो ऐसी स्थिति में लंब का मान PA, PB और PC होता है, जो लंब डाला जाता है। चित्र में आप देख सकते हो PA, ये रहा P और ये रहा A। PA लंब डाला गया है, PB लंब डाला गया है और PC लंब डाला गया है। इसके बाद जो है वो मान निकालेंगे समकोण त्रिभुज AOP में। तो देखा जाए ये A है, ये O है और ये P है। तो समकोण त्रिभुज AOP में जैसे ही हम मान निकालेंगे तो सबसे पहले cos अल्फा का मान निकालेंगे। तो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा OA और बटा में OP। cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यही ना अल्फा है, तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा OA बटा में OP। तो ये रहा OA और ये रहा O से लेकर के P तक का मान, OA और बटा में OP। तो cos अल्फा बराबर हो जाएगा क्या, आधार बटा में कर्ण। तो आधार का काम जो है ये क्या करेगा, OA और ये O से लेकर के P जो है वो कर्ण का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसका जो मान प्राप्त होगा वो होगा cos अल्फा बराबर, यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए cos अल्फा बराबर OA का जो मान है वो x है, अब बटा में OP का जो मान है वो हम क्या देख रहे हैं कि r है, तो r का परिमाण लिखेंगे। तो ये रहा r का परिमाण। तो cos अल्फा बराबर x बटा में कितना आ गया, वेक्टर r का परिमाण आ गया। और cos अल्फा को सूचित किससे करते हैं, तो cos अल्फा को जो सूचित किया जाता है वो किया जाता है L से। तो इसलिए L बराबर कितना हो जाएगा, तो L बराबर हो जाएगा x बटे में कितना, वेक्टर r। जब वेक्टर r का परिमाण निकाल देंगे तो r आ जाएगा। तो L बराबर आ गया x बाई r। ठीक इसी प्रकार से अगर हम L बराबर x बाई r आया है तो x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा L और r। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट क्या होगा, तो अगला पॉइंट है cos बीटा का। तो cos बीटा का जब हम मान निकालेंगे तो त्रिभुज OBP में निकालेंगे, और OBP में क्या होगा, तो cos बीटा का मान, तो cos बीटा का मान ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा y बटे में r। क्या हो जाएगा, हो जाएगा cos बीटा का मान y और बटे में कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो जब y बटे में r का परिमाण होगा तो ऐसी स्थिति में cos बीटा बराबर क्या होगा, तो cos बीटा को किससे सूचित करेंगे, अल्फा को तो L से सूचित कर दिया, cos बीटा को M से सूचित करेंगे, पहले ही ये टॉपिक में बताए हैं। तो M बराबर हो जाएगा y और बटे में r, तो y बराबर हो जाएगा M और r। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट देखेंगे cos गामा, और cos गामा बराबर क्या होगा, तो cos गामा बराबर जैसे x बटे में आ रहा है, y बटे में आ रहा है, तो वो आएगा z बटे में r। तो यहाँ आ जाएगा z और बटे में कितना, r का परिमाण। तो अब ये cos गामा को क्या बोलेंगे, तो cos अल्फा को L, cos बीटा को जो है वो M, और cos गामा को क्या बोलेंगे, तो अल्फा को L बोला गया, बीटा को M बोला गया, तो इसको बोलेंगे L। अब ये हो जाएगा z बटे में r, तो z बराबर हो जाएगा n और r। कोई दिक्कत, तो z बराबर हो गया n r। इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो दिक् अनुपात निकाल लिया है बच्चों, हमें निकालना भी था दिक् अनुपात हमने निकाल लिया। इस प्रकार से बिंदु P का जो निर्देशांक है वो क्या मिल गया, तो लिखेंगे इसलिए बिंदु P का निर्देशांक। तो बिंदु P का जो निर्देशांक हमें मिला है वो क्या मिला है, तो बिंदु P का निर्देशांक मिला है जहां पर x y z था, यही ना x y z था। तो यहाँ पर जो हमें मान मिला है, x का मान कितना मिला है, LR, तो लिखेंगे LR, फिर मिला है MR और फिर मिला है NR। तो ये जो मान मिला है इसी मान को जो है वो हम क्या कर सकते हैं, तो दिक् अनुपात कर सकते हैं। क्या कहेंगे, इसी मान को दिक् अनुपात कहेंगे। और यह दिक् कोसाइन का जो है वो समानुपाती संख्या होता है। साथ ही साथ LR, MR, NR ये जो प्राप्त हुआ है, x बराबर LR, y बराबर MR और z बराबर NR, ये जो प्राप्त हुआ है इसे वेक्टर r का जो है वो दिक् अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं। और इसे क्रमशः स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से सूचित किया जाता है। यानी हम इसे स्मॉल a, स्मॉल b से सूचित करेंगे, जहां पर स्मॉल a का मान जो है वो LR हो जाएगा, स्मॉल b का मान जो है वो MR हो जाएगा, और स्मॉल c का जो मान है वो हो जाएगा NR, और यही LR, MR, NR दिक् अनुपात कहलाएगा। और इस तरीके से हमने इस सदिश अध्याय के पहले चैप्टर के लिए जो है वो कुछ बेसिक जानकारी जो है वो ग्रहण कर लिया है। बाकी इसके एक्सरसाइज की रही बात, तो एक्सरसाइज को जो है वो कल के वीडियो में देखेंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे जो है वो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं लेना है और टॉपिक को भी कंप्लीट करना है, और आपको अपने रूटीन को फॉलो करना है।
ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये आप ध्यान दीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी में लगे रहिए, हम भी आपके लिए लगे हुए हैं एकदम तैयारी करवाने में। और अगर स्वास्थ्य सही रहा तो ऐसे ही हम लोग एकदम जम के तैयारी करेंगे। मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।